वेक्टर और स्केलर जो है ये चैप्टर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे वेक्टर और स्केलर जो है मैथ में पढ़ना, लेकिन फिजिक्स में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बढ़िया से अगर समझ लेते हैं वेक्टर को, ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब देखो वेक्टर और स्केलर क्या है। वेक्टर एंड स्केलर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलर। स्केलर क्या है? स्केलर क्या है? तो दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude and unit for complete specification is called स्केलर। समझ गया? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए क्या क्या मैग्नीट्यूड और क्या बता दीजिए, उसका यूनिट बता दीजिए। कंप्लीट जानकारी अगर हो जाए तो उसको स्केलर कहेंगे। जैसे मास स्केलर क्वांटिटी है। आलू खरीदने जाते हैं, कहा जाता है 4 केजी दीजिए, तो 4 केजी 4 नोमेरिकल वैल्यू हो गया, केजी उसका यूनिट हो गया। नहीं, दूध लेने जाते हैं, कहते हैं 2 लीटर दीजिए, तो 2 नोमेरिकल वैल्यू हो गया और लीटर यूनिट हो गया ना। और कुछ बताने की जरूरत पड़ता है क्या? नहीं। तो जिसको बताने में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही काफी है, तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो जाए मैग्नीट्यूड और यूनिट बता देने से, तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर। ऐसे स्केलर क्वांटिटी जो है वह किसको फॉलो करता है? अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? अलजेब्रिक सम। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ओबे अलजेब्रिक सम। किसको फॉलो करता है? अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। अलजेब्रिक सम जैसे एग्जांपल में क्या क्या हो गया? मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, ETC। बहुत सारा क्वांटिटी है। इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। पहले तो लिखो स्केलर क्या कहेंगे? जो फिजिकल क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, पूरी जानकारी देने के लिए मैग्नीट्यूड और क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, उसको स्केलर कहेंगे। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ओवर अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। मास है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट है। ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या है? इस तरह से 2 केजी प्लस 4 केजी बराबर क्या होता है? 6 केजी। अलजेब्रिक सम को फॉलो कर रहे हैं। 4 एम्पियर प्लस 8 एम्पियर 12 एम्पियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट अलजेब्रिक सम को, जो अलजेब्रिक सम को फॉलो कर, समझ जो स्केलर है। समझ गया? मेन डिफरेंस है ये वेक्टर स्केलर में, जो अलजेब्रिक सम को फॉलो करे हुआ स्केलर। सिंपल सा लॉजिक है। अब जो है ये आप स्पीड
4 मीटर पर सेकेंड प्लस 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड स्केलर। तो जो स्केलर है वो अलजेब्रिक सम को घटा भी सकते हो। वर्क स्केलर क्वांटिटी है 8 जूल माइनस 2 जूल बराबर कितना 6 जूल स्केलर क्वांटिटी। तो जो अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है जब वह स्केलर पर अलजेब्रा से गुना कर दो, भागा कर दो, जोड़ कर दो, घटाव कर दो, अलजेब्रा से वो स्केलर हो जाएगा। तो स्केलर के बारे में विशेष हम लोग को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा ये सब स्केलर का जानते हैं, अलजेब्रिक सम जानते हैं, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। ठीक है, मेन हम लोग को पढ़ना है क्या चीज वेक्टर। ठीक है, लिख लो वेक्टर। वेक्टर क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन कॉमा यूनिट and obey triangle law of vector addition for complete a specification is called वेक्टर। वेक्टर होने के लिए क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, यूनिट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है वही वेक्टर होता है। तो तुमसे कोई पूछ दे कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है, तो आप जो है सीधा जवाब दीजिए। जो अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है वह स्केलर है, और जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है वह वेक्टर है। जैसे फोर्स वेक्टर क्यों है? ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्यों है? ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। तो सीधा ट्रायंगल लॉ को फॉलो करने वाला वेक्टर और अलजेब्रिक सम को फॉलो करने वाला स्केलर। सीधा जवाब देना ही नहीं कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन सब कहने कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा तो वेक्टर होबे करेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ को फॉलो करने वाला वेक्टर। करंट, जैसे करंट क्या है? करंट के पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तब भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। जैसे 10 एम्पियर करंट यहां से चला ना, इधर 8 एम्पियर गया, इधर कितना जाएगा? 2 एम्पियर। तो 10 एम्पियर इक्वल टू 8 एम्पियर प्लस 2। देखो तो मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, उसके बाद फिर स्केलर है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। जो अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है वह स्केलर है। इसलिए करंट तुम्हारा क्या हो गया? स्केलर हो गया, स्केलर। जबकि तीनों चीज है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट, तीनों, लेकिन सिर्फ ये अलजेब्रिक सम को फॉलो कर इसलिए स्केलर। एक ट्रायंगल लॉ को अगर फॉलो करता तो क्या हो जाता है? वेक्टर हो जाता है। तो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करने वाला वेक्टर होता है। ठीक है, अब जो है एग्जाम्पल क्या क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ईटीसी। बहुत सारा क्वांटिटी आएगा। ये सब वेक्टर इसलिए है
क्योंकि ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। चलिए खेलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे, समझ गया? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पहला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? बीओ लिखा हुआ है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पहला तरीका है सिंबल, जैसे हमको इस वेक्टर को दिखाना है तो उस पर ए लिख के एरो डाल देंगे, दिस इज वेक्टर। ए लिखेंगे, क्या डाल देंगे? एरो। या दूसरा तरीका बोल्ड फेस, खूब मोटा करके लिखेंगे, समझ गए? तो वेक्टर होगा। लेकिन हम लोग मोटा जब करने लगेंगे ऐसे ऐसे तो कॉपी में पड़ जाएगा, 4-5 बार करेंगे नहीं पेपर। तो इसके लिए हम लोग वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सीधा ऐसे, ठीक है? अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंट मॉड ऑफ ए, कैसे? मॉड। एरो डाल देंगे, उस पर क्या डाल देंगे? मॉड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या सिंपली ए लिख देंगे, एरो हटा देंगे, सिंपली ए लिखेंगे, या एरो डालेंगे तो मॉड डालेंगे, एरो डालेंगे तो क्या डालेंगे? मॉड। और हेयर वेक्टर जो मैग्नीट्यूड होता है वह हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड है ना, मॉड है ना, मॉड वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर एंड आर इक्वल टू 0, है ना? इसको कहते हैं नॉन निगेटिव। क्या कहते हैं? नॉन निगेटिव। ये नॉन निगेटिव होगा, ठीक है? ग्रेटर और इक्वल टू वेक्टर का मैन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंट बाय एरो। वेक्टर ज्योमेट्री से वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। एरो किससे? एरो, ठीक है? कि एरो का जो लेंथ है, यानी वेक्टर एज ए एरो, एज ए वेक्टर एज एरो से दिखाएंगे, एज ए एरो का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ये लाइन की लंबाई, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट present magnitude of vector and arrow represent
इट्स डायरेक्शन। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन। ये एरो का जो लेंथ है वह मैग्नीट्यूड को, जितना अधिक मैग्नीट्यूड उतना बड़ा एरो का लंबाई, और एरो जो है डायरेक्शन। एरो वालों को कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। तो पीछे वाला क्या कहेंगे? टेल। समझ गया? एरो क्या करता है? हेड। तो पीछे वाला पार्ट क्या कहेंगे? एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। ये लाइन की लंबाई रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? अब लाइन की लंबाई निगेटिव कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, लाइन की लंबाई 0 हो सकता है। इसको छोटा करते चल जाओ 0 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव होगा क्या? इसलिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। समझ गया? क्या लिखा है? हेयर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एरो रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर एज ए एरो। वेक्टर कैसा है? एक एरो जैसा। ये नहीं कि वेक्टर को हम ऐसे दिखा रहे हैं, इस तरह से ऐसे नहीं दिखाते हैं, हम सीधा स्ट्रेट एरो। जैसे मान लो कि तुमको दिखाना है एक 4 न्यूटन और दूसरा 10 न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन एक है, तो 4 न्यूटन को छोटा लंबाई से दिखाएंगे और 10 न्यूटन को बड़ा लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लाइन की लंबाई बड़ा, मैग्नीट्यूड छोटा है, लाइन की लंबाई छोटा, दोनों का डायरेक्शन एक है, तो एरो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। समझ गए? तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका एरो का लेंथ ज्यादा, जिसका मैग्नीट्यूड कम उस एरो का लेंथ छोटा। ठीक है? चलिए फिर टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर। सबसे पहला इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। टू एंड मोर वेक्टर having same magnitude, same direction is called equal vector. Two and more vector are said to be equal, having equal magnitude and direction. Said to be equal vector having equal magnitude and direction. चलो, जैसे मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और डायरेक्शन क्या हो जाए? सेम हो जाए, लेंथ भी सेम डायरेक्शन भी सेम, तो इक्वल। क्या होता है? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। एरो का लंबाई सेम, डायरेक्शन सेम, तो इक्वल। चलिए, unequal vector, unequal ठीक है। टू एंड मोर वेक्टर, टू एंड मोर वेक्टर said to be unequal vector having differ magnitude या oblique
डिफर डायरेक्शन ऑब्लिक डिफर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ तीन तरह से इक्वल हो सकता है। ओनली लगा दो हैवी ओनली डिफर इन मैग्नीट्यूड ओनली because two and more vectors said to be unequal having only differ magnitude only differ direction differ magnitude and direction both समझ गया। यहां लगा देते हैं नहीं समझते having only differ magnitude only differ direction ऑब्लिक डिफर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे डिफर इन मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफर कर गया डायरेक्शन सेम रहा तब भी इक्वल वेक्टर हो जाएगा। देखो तो तीनों का क्या है डायरेक्शन सेम है तीनों का डायरेक्शन सेम है ना लेकिन तीनों का एरो का लंबाई क्या है अलग अलग है। तो ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर नॉट इक्वल टू दूसरा क्या है डिफर इन डायरेक्शन तीनों एरो की लंबाई क्या है सेम है लेकिन तीनों का डायरेक्शन क्या है डिफरेंट है। हेयर ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी not equal to but a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू और तीसरा जिसमें तीनों इक्वल है तीनों क्या है ए तीनों का डायरेक्शन भी क्या है डिफर है मैग्नीट्यूड भी क्या है डिफर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू समझ गया। तो वेक्टर डिफर होने का तीन कंडीशन लिखिए। तीसरा हो गया नल वेक्टर जिसका नाम है दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर जीरो ठीक है। टू एंड मोर वेक्टर या सॉरी those vector having zero magnitude वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो की इक्वल हो having zero magnitude is called null vector या जीरो वेक्टर कह सकते हैं। its direction is not defined इसका डायरेक्शन हम फाइंड नहीं कर सकते ठीक है। क्यों क्योंकि जैसे मान लो ए वेक्टर इज नल वेक्टर ए वेक्टर कैसा वेक्टर है नल वेक्टर इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर जीरो के बराबर और इसका डायरेक्शन तो बता ही नहीं सकते जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। अगर कोई कहे कि इसको वेक्टर फिजिक्स के टर्म में समझाइए नल वेक्टर कैसे हम कहेंगे। जैसे मान लो कि यह एक बॉडी है यह एक बॉडी है ये बॉडी हो गया। बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है एक फोर्स राइट लग रहा है 10 न्यूटन का दूसरा फोर्स लेफ्ट लग रहा है 10 न्यूटन का समझ रहा है।
तो वेक्टर को वेक्टर के साथ घटाएंगे तो वेक्टर आएगा। तो फोर्स वेक्टर है, ये भी फोर्स वेक्टर है, तो वेक्टर माइनस वेक्टर तो रिजल्ट तो वेक्टर आएगा, लेकिन यहां रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? जीरो। दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, उसका रिजल्टेंट जो है या वेक्टर है फोर्स, लेकिन उसका वैल्यू क्या है? जीरो। इसका मतलब रिजल्टेंट इज द नल वेक्टर, रिजल्टेंट इज द नल वेक्टर, रिजल्टेंट इज नल वेक्टर। इसका रिजल्टेंट जो फोर्स हो गया वह नल वेक्टर हो गया। दिस इज नॉट ए नल वेक्टर, दिस इज नॉट ए नल वेक्टर, बट देयर रिजल्टेंट इज नल वेक्टर। इसका रिजल्टेंट नल वेक्टर से बता रहा है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो है जीरो हो रहा है, क्योंकि दो वेक्टर को घटाएंगे तो वेक्टर आएगा। अब याद रखिए वेक्टर को यहां लिख देते हैं, वेक्टर को जोड़ेंगे वेक्टर के साथ या घटाएंगे वेक्टर आएगा। समझ गए? वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर भी आ सकता है या स्केलर भी आ सकता है। समझ गए? क्या आगे बताएंगे कैसे आएगा। जैसे मान लो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो फोर्स इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, वर्क इज स्केलर। आगे पढ़िएगा, R क्रॉस F पोजीशन वेक्टर को फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टॉर्क, तो टॉर्क इज वेक्टर। ये सब आगे पढ़ना है, ठीक है? अभी जितना समझ के रखिए, वेक्टर को वेक्टर से गुना करेंगे तो वेक्टर हो सकता है या स्केलर भी हो सकता है, ठीक है? अब वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होगा? वेक्टर, ठीक है? वेक्टर गुना स्केलर क्या होगा? वेक्टर, ठीक है? और वेक्टर बाय वेक्टर तो अनडिफाइंड है। अब इतना चीज याद रखिए, जैसे मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो मास गुना एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? क्या होता है? कौन सा क्वांटिटी होता है? मास गुना एक्सेलरेशन, फोर्स। तो फोर्स वेक्टर ही नहीं है। मास इनटू वेलोसिटी क्या बताए थे? मास इनटू वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मास इनटू वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम, या सिंपली कह दो मोमेंटम। क्या कहेंगे? मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम कहेंगे। तो ये वेक्टर है, मास स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, ठीक है? अब देखो यहां फोर्स हो गया वेक्टर बटा मास स्केलर, तो फोर्स बाय मास क्या होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, टाइम इज स्केलर, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर। तो कहने का मतलब है कि वेक्टर को वेक्टर के साथ घटाएंगे तो वेक्टर आएगा, लेकिन रिजल्टेंट आ गया जीरो, इसलिए रिजल्टेंट इज नल वेक्टर। ऐसे समझ लीजिए। जिस वेक्टर, अच्छा अब हम इसका डायरेक्शन बता सकते हैं क्या कि बॉडी किधर जाएगा? नहीं, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, जैसे वैसे ही जाएगा। डायरेक्शन हम बता सकते हैं इसका? डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन डिफाइंड इसका कब होता? जब इधर वाला फोर्स ज्यादा, इधर वाला फोर्स कम, तो बॉडी इधर जाता। डायरेक्शन डिसाइड होता ना कि राइट जा रहा है, या इधर वाला फोर्स जाता इधर कम, तो बॉडी लेफ्ट जाता। और अभी तो जैसे है वैसे ही, ठीक है? चलिए अब जो है नल वेक्टर चौथा बना कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, प्लेनर वेक्टर।
कोप्लेनर वेक्टर क्या है? टू एंड मोर वेक्टर आर लाइज इन सेम प्लेन, टू एंड मोर वेक्टर्स आर लाइज इन same plane is called coplanar vector. Coplanar vector. समझ गया? वेक्टर टू एंड मोर वेक्टर आर लाइन सेम प्लेन, तो क्या कहलाएगा? कोप्लेनर वेक्टर। एक प्लेन में होना चाहिए, जैसे बोर्ड क्या है? प्लेन है। इस प्लेन में ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, सी वेक्टर भी है, ये सब कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोप्लेनर। ये प्लेन में होना चाहिए वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन, और सेम प्लेन में नहीं है तो नॉन कोप्लेनर। नॉट लाइज इन सेम प्लेन तो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। कोप्लेनर मतलब प्लेन में, और नॉन कोप्लेनर मतलब क्या है? प्लेन में नहीं। जैसे एक्स वाई में है एक प्लेन और दूसरा वाई जेड प्लेन में हो जाए। जैसे पांचवा नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर टू एंड मोर वेक्टर are large are not large in same plane is called non coplanar vector। एक नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा, एक प्लेन में है ही नहीं। समझ गया? नॉन कोप्लेनर एक प्लेन में नहीं है। जैसे एक्स वाई जेड, यहां तीन प्लेन है, एक्स है, वाई है। ये समझ सकते, देखो तीन प्लेन कैसे है। ऐसे यहां तीन, देखो इधर एक्स, इधर वाई, ऊपर जेड, है ना? तो हो गया एक्स वाई प्लेन। इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर जेड है, ये वाई जेड प्लेन। और यहाँ ऐसे खड़ा कर दोगे, इधर एक्स होगा, ऊपर में जेड हो जाएगा, तो एक्स जेड प्लेन। तीन प्लेन हो गया ना? एक दो तुम्हारा नजर आ रहा है, तीसरा प्लेन यहाँ खड़ा कर दो। नहीं, इसका आमने सामने सब खड़ा कर दीजिएगा तो बन जाएगा क्यूबॉइड, बन जाएगा। तो कहने का मतलब है तीन प्लेन, एक हो गया एक्स वाई प्लेन में, दूसरा हो गया वाई जेड प्लेन में, और तीसरा हो गया एक्स जेड प्लेन में। तीनों एक प्लेन में नहीं है, नॉन कोप्लेनर। को इनिशियल वेक्टर क्या होगा? 6 को कोएक्सियल वेक्टर क्या होगा? कोएक्सियल वेक्टर। कोएक्सियल वेक्टर क्या है? सारा वेक्टर या कोइनिशियल वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर ऑल वेक्टर स्टार्टिंग कोइनिशियल होगा। क्या होगा? को इनिशियल वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर नहीं, को इनिशियल, को इनिशियल। एक्सियल वेक्टर होता है, वो एक्सियल वेक्टर नहीं, को इनिशियल वेक्टर होगा। को इनिशियल वेक्टर मतलब सारे वेक्टर का ओरिजिनेशन एक पॉइंट से अगर होता है उसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर।
सारा वेक्टर का ओरिजिन कहां हो रहा है, एक पॉइंट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कोइनिशियल वेक्टर हो गया। इफ वेक्टर H, if all vector are started, all vectors are started from same point is called co-initial vector. Co-initial समझ गया, जैसे सब पॉइंट एक ही वेक्टर पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, सब कोइनिशियल वेक्टर। इफ ऑल वेक्टर आर स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करें। और 7 हो गया यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या हो गया, those vector having unit magnitude is called unit vector। जैसे a vector, if a vector is unit vector तो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, 1 के बराबर। समझ गया, चलो लिख लो।